Hello dosto, welcome to my channel Prepfinity. Today we are going to start machine design and we are going to revise complete machine design in just 1 hour और उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है 15-20 मिनट्स। तो उतने में हम पूरा मशीन डिज़ाइन को कवर कर देंगे। मैं सारे गेट और ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उस सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली सब कुछ कवर करना इम्पॉसिबल है, कुछ तो मिस हो ही जाएगा बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेवेंट फॉर एग्जाम कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले फटीग लोडिंग में डिज़ाइन होता है। देखो, फटीग लोडिंग में क्या होता है कि स्ट्रेस है जो स्ट्रेस है वो वेरी करता है। स्ट्रेस सिग्मा 1 टू सिग्मा 2, इन दो रेंज के बीच में स्ट्रेस वेरी करता है किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। मतलब जैसे ये कंपोनेंट है, इसमें कभी सिग्मा 1 लग रहा है और कभी सिग्मा 2 लग रहा है और इसके बीच की सारी वैल्यूज लग रही है। ये माइनस से प्लस भी हो सकती है, प्लस प्लस के बीच में भी वेरी कर सकती है, जीरो टू प्लस या माइनस कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। देखो, मैक्सिमम मान लेते हैं। मैक्सिमम जो आ रहा है सिग्मा मैक्स, और एक लग रहा होगा इस पे सिग्मा मिन। ठीक है, तो इसमें सिग्मा एम्पलीट्यूड आता है सिग्मा ए, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन। ठीक है, देखो बाय 2। अब मान लो 50 है एंड -20 है, तो अब जब एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो 50 माइनस ऑफ -20 बाय 2, तो 50 प्लस 2 70 बाय 2 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, माइनस में माइनस लेना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन सिग्मा मीन होता है एक, मीन, इसको मीन लिखते हैं सिग्मा एम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2। ओके, मैक्स प्लस मिन बाय 2। देन अनदर टर्म स्ट्रेस रेशियो। ठीक है, स्ट्रेस रेशियो क्या होता है? सिग्मा मिन बाय, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये बीच में इंपॉर्टेंट नहीं था इतना। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स से मिन के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, देन जो स्ट्रेस रेशियो है वो सिग्मा मिनिमम बाय सिग्मा मैक्सिमम के बराबर है। एक होता है एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो किसके बराबर होता है? सिग्मा एम्पलीट्यूड बाय सिग्मा मीन। ओके, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड वैल्यू वैल्यू आई और मीन, इनका रेशियो लेंगे तो एम्पलीट्यूड रेशियो, और जब नॉर्मल मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस रेशियो। अब गाइस दो इंपॉर्टेंट कर्व आते हैं इसमें, जो हम लोग पढ़ते हैं। एक तो है एस एन कर्व। ठीक है, इसमें इधर क्या है? एल एन सिग्मा। ठीक है, और इधर क्या है? लॉग ऑफ, देखो एल एन नहीं लेते हम, लॉग लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखने लिखने में हम लोग गलती कर देते हैं। देखो, लॉग बेस 10 ऑफ सिग्मा, और ये डायमेंशन है लॉग बेस 10 ऑफ एन। इसको हम ये भी लिखते हैं एस एन कर्व। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है, ये इंटरसेप्ट ब्लैक से लिखता हूँ, ये होगा लॉग, इसको मैं थोड़ा सा, पूरा ही जा रहा है तो ये जा नहीं रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो log बेस 10 ऑफ 0.9 SUT। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ log बेस 10 0.9 SUT। ठीक है, देन दिस वन इज log बेस 10 ऑफ सिग्मा ई और एस ई। हम एस को यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो, जो सिंबल आपका मन हो, सिग्मा ई और एस ई। ठीक है, देन दिस इज 3, दिस वैल्यू, दिस कम्स एट 6। ठीक है, 10 to the power 3 होता है तो लॉग लेने पे 3 और 6 हो जाता है। अब हमें किसी बीच सिग्मा पे बोलेगा, यहाँ लॉग एस एस, लॉग सिग्मा पे हमें लॉग एन निकलवाएगा। इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको हम वाई मान लेंगे, और एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों। लीनियर इक्वेशन मतलब एक लीनियर है जिसमें इस पॉइंट के वेरिएबल हमारे पास गिवन है, क्या है, लॉग 10.9 SUT
ठीक है, और 3, और इस पॉइंट की क्या है लॉग सिग्मा और दूसरी वैल्यू क्या है 6, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हमें निकालने होंगे। तो आप लीनियर इक्वेशन से स्लोप निकाल के और कोई एक गिवन होगा एक्स कॉमा वाई में से और आप निकाल लेंगे। ओके, और उसको 10 की पावर करना मत भूलना, 10 की पावर एक्स, वही हमारा एन की वैल्यू जो आएगी आंसर में 10 की पावर एक्स। पूछेगा इस स्ट्रेस में कितनी लाइफ है। एन क्या है दोस्तों, रिवोल्यूशन लाइफ। देन अनदर डायग्राम जो इसमें बनता है स्ट्रेस सिग्मा वर्सेस सिग्मा मीन, मतलब एम्पलीट्यूड वर्सेस मीन का डायग्राम है। सो जो अंदर वाला है दिस वन, दिस इज सोडरबर्ग सोडरबर्ग डायग्राम। देन दिस वन इज गुडमैन, ये याद ही करना पड़ेगा दोस्तों, ये याद रह जाता है लोगों को। एंड दिस वन इज जर्बर, गड़बड़ गड़बड़ है मतलब, गड़बड़ मतलब कर्व। ठीक है, अब इनकी इक्वेशन लिख देता हूं मैं। देखो लीनियर इक्वेशन तो आसाम से लिख लेंगे। ये इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट सिग्मा ई, ठीक है, दिस इज एस या सिग्मा वाई टी, एंड दिस इज सिग्मा यू टी। तो अगर इक्वेशन लिखें सोडरबर्ग, ठीक है, सोडरबर्ग, तो वो क्या बनेगी, सिग्मा एम्पलीट्यूड बाय सिग्मा ई प्लस सिग्मा मीन बाय सिग्मा वाई टी इक्वल टू 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन गुडमैन, गुडमैन क्या बनेगी दोस्तों, सिग्मा एम्पलीट्यूड बाय सिग्मा ई प्लस सिग्मा मीन बाय सिग्मा यूटी आ जाएगा। ठीक है, ये फर्क है इसमें, इक्वल टू 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एंड जो ये गड़बड़ इक्वेशन है, गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ गड़बड़, गड़बड़ हो जाएगा सिग्मा एम्पलीट्यूड बाय सिग्मा ई, ये तो कौन से आएगा ही आएगा। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सिग्मा मीन बाय सिग्मा यूटी, इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये किसके 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन है। ओके, ये इस कर्व के हिसाब से। देन हम नेक्स्ट पेज पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो सिग्मा ई आता है, सिग्मा ई वो कैसे आता है दोस्तों, के जो वेरियस फैक्टर्स देता है, ठीक है, समेशन के, इसमें क्या क्या हो जाएंगे इंटू सिग्मा ई और डिवाइडेड बाय के एफ, सारे फैक्टर्स आते हैं। तो के एस सरफेस फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर, तो ये सारे फैक्टर्स को आपस में डिवाइड डिवाइड करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो वैल्यू घटा रहा होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 से कम ही होता है, तो उसको करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देन जो सिग्मा मीन होता है वो भी एक होता है सिग्मा मीन, के टाइम्स हम के टी से मल्टीप्लाई करते हैं थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ओके, देन एक और आता है मॉडिफाइड, मॉडिफाइड गुडमैन। ठीक है, मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम की जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, देखो छोटा सा कर्व बना लेते हैं इसका। ये सिग्मा एम्पलीट्यूड है, सिग्मा मीन है। तो एक लाइन तो हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है, एक लाइन हमने बनाई थी ये वाली, ये है सिग्मा ई, ठीक है, और ये है सिग्मा वाई टी, ये है सिग्मा यू टी। हम एक और लाइन बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी एस यू टी से लेकर के, ओके, एक एस यू टी से ये वाली लाइन, और ये दूसरे पेन से बनाता हूँ, ये इसको जोड़ेगा। ठीक है, सो अब जो हमारा जो डायग्राम होगा मॉडिफाइड गुडमैन, वो मैं ब्लैक से डार्क करूंगा। तो एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक ये, ठीक है। तो इन दोनों लाइन से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा मॉडिफाइड गुडमैन हो जाएगा। एक एएसएमई इलिप्स होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, एस वाई टी, ठीक है। तो एक हमने एस वाई टी और एस वाई टी थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस फिगर को, पौच पौच सा हो गया है। अब कोई दिक्कत हो रही है,
थोड़ी सी लाइंस दोबारा बना दे, डाउट हो रहा होगा लोगों को। देखो पहले रेड से बनाते हैं। एक लाइन बनेगी एस ई, यहाँ पर सिग्मा ई और यू टी के बीच में, एक बनेगी इसके और इसके बीच में। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो इससे पहले हम ले लेंगे ये वाला पोर्शन, इसके बाद हम ले लेंगे ये वाला पोर्शन। ठीक है, और दिस वन इज मॉडिफाइड गुडमैन। ओके, देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के टी, ये किसका हो जाएगा 1+2a/b, वेयर ए कोई भी होल है किसी भी स्पेसिमेन में, तो ये बी है एंड दिस इज ए। और लोड कहाँ लग रहा है, लोड से डिसाइड होता है पी। ठीक है, तो लोड की डायरेक्शन में बी है और लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए है। जब कोई स्पेसिमन है उसमें लोड ऐसे लग रहा है और ये ऐसे है, तो इस केस में के टी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब ऐसे है, ठीक है, लोड ऐसे लग रहा है, तो के टी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 नहीं दोस्तों, 1 हो जाएगा। देन एक और प्योर सर्कल होगा जब, तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू 1+2 दैट इज 3। ए और बी इक्वल हो जाएंगे इसमें, तो 3 हो जाएगा। ये 3 केसेस याद रख सकते हैं आप लोग। देन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आता है उसका, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, के एफ सिग्मा नॉमिनल स्ट्रेस विदाउट नोच। ठीक है, सिग्मा विदाउट, ये लिख लो, सिग्मा ई विदाउट नोच बाय सिग्मा ई विद नोच, जो प्रैक्टिकली होता है। ठीक है, के टी, ये के एफ है, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, जो हमने वहां पे ये वाला जो डिवाइड किया था ना, ये कम करता है उसकी वैल्यू। देन एक आता है के टी, के टी, उसमें क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये दिस वन, दिस इज थ्योरेटिकल, थियोरिटिकल। और ये वाली वैल्यू के एफ में क्या होती है, प्रैक्टिकल। ठीक है, फॉर्मूला यही है, सिग्मा ई विदाउट नोच बाय सिग्मा विद नोच। यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगी, थियोरिटिकल, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रैक्टिकल। बस इतना ही फर्क है के टी और के एफ में। और जो इसमें क्या है, जो के टी आता है वो ऑलवेज के एफ से बड़ा आता है। देन एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पर, दैट इज क्यू, नोच सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। वो किसके बराबर होता है दोस्तों, क्यू इक्वल टू सिग्मा मैक्स एक्चुअल माइनस सिग्मा नॉट बाय सिग्मा मैक्स थ्योरेटिकल माइनस सिग्मा नॉट। और ये वैल्यू हो जाएगी के एफ सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट बाय के टी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, के एफ -1/के टी -1। और इसमें हम ये भी लिखते हैं, जो के एफ की वैल्यू होती है वो 1+Q के टी -1। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्यू का। क्यू की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, के एफ इक्वल टू 1। और क्यू की वैल्यू अगर 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, के एफ इक्वल टू के टी। ये क्या है, नॉट सेंसिटिव, किससे, नोच से, नोच से नॉट सेंसिटिव, और ये मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, इतना ही है। हमने सारा कर लिया, मॉडिफाइड गुडमैन डायग्राम वाला बनाया। देन के टी की वैल्यू 1+2a/b। क्या होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल, मतलब लोड के परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर ऊपर रखेंगे, फिर
वो वाला ऊपर, जब जब परपेंडिकुलर प्योर नोच आएगा, ऐसी नोच सोचोगे तो इन्फाइनाइट ही आएगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ही जोर लगा लो, लेकिन ये वाला तो मैक्सिमम देगा। देन जब सर्कल होगा तो 3 होगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकाला, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल। एक्चुअल वाला के एफ, और ये थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में विद नोच विदाउट नोच, नीचे थ्योरेटिकल है, विदाउट नोच विद नोच का रेशियो होता है, नीचे प्रैक्टिकल है। क्यू सेंसिटिविटी, नो सेंसिटिविटी, मैक्सिमम माइनस सिग्मा नॉट, और के एफ, इसकी वैल्यू यही, ये याद रखो एग्जाम के लिए, के एफ माइनस वन बाई के टी माइनस वन, और के एफ इक्वल टू वन प्लस क्यू के टी माइनस वन। क्यू जीरो होता है और वन के दोनों केस में, जब क्यू जीरो है तो नॉट सेंसिटिव, वन है तो मोस्ट सेंसिटिव। देन वेल्डेड जॉइंट के बारे में कर लेते हैं। देखो रिवेटेड जॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, रिवेटेड एंड बोल्टेड तो उसको हम ज्यादा नहीं कवर करेंगे, वेल्डेड को कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो वेल्डेड में कोई सा भी जॉइंट हो, वेल्डेड हो, वेल्डेड में दो तरह के जॉइंट होते हैं। देखो, एक होता है ट्रांसवर्स, मेंस में इसकी डेरिवेशन करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, और एक होता है पैरेलल। ठीक है, तो जो लोड की वैल्यू आती है वो किसके बराबर होती है, तो टाउ, जब हम पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए निकालेंगे, टाउ इंटू 0.707 इंटू टी इंटू एल। ठीक है, ये पैरेलल के लिए है। और जो ट्रांसवर्स के लिए है, ट्रांसवर्स, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ट्रांसवर्स में सिग्मा आ जाता है इंटू 0.707 टी एल। बस यही एक दो फॉर्मूले में पूरा रिवेटेड और वेल्डेड जॉइंट खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। देखो, मान लो ये एक प्लेट है और ये इस प्लेट के साथ वेल्ड कर दिया गया दोनों प्लेट को। ठीक है, और वेल्डिंग कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है वेल्डिंग, ये वेल्डिंग है। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है, दिस इज एल, और जो ये वाली लेंथ है ये एल डैश। तो ध्यान रखना, जब हम ट्रांसवर्स निकालते हैं, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, तो उसमें एल होता है। ये हम निकाल क्या रहे हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो जब ट्रांसवर्स लेते हैं, और देखो लोड कैसे लग रहा है, लोड ऐसे लग रहा है पी। ठीक है, लोड ऐसे लग रहा है। जब हम ट्रांसवर्स लेते हैं तो एल डैश लेते हैं, और जो नॉर्मल लेंगे तो एल लेंगे, और एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2L, या एल इफेक्टिव, क्योंकि एल प्लस एल हो जाएगा ना, ये वाली लेंथ भी है ऊपर भी और नीचे भी है पैरेलल के केस में। ओके, पैरेलल में दो है, देखो पैरेलल में एक ये है और एक ये है, तो पैरेलल में 2L हो जाता है। ओके, बस इतने में है ना सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे, आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। ओके, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस बनता है, जैसे देखो, जब लेंथ अनइक्वल है, मान लो ये प्लेट है, इसमें ऊपर ऐसी वेल्डिंग हुई है और नीचे ऐसी लंबी वेल्डिंग हो गई है, और बाकी बड़ी प्लेट है ऐसे, मान लो ये लोड लग रहा है पी। तो अब क्या है, दोनों अभी उसमें ऊपर इक्वल लोड ले रहे थे P1 और P2, क्योंकि ये लेंथ क्या है L2 और ये L1। ओके, तो इसका जो सेंटर भी होगा वो किधर होगा, थोड़ा हैवी की तरफ, तो ये E1, इसेंट्रिसिटी E2। तो इम्पोर्टेंट इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, P1 प्लस P2 इक्वल टू P, और P1 E1 जो लोड होगा इक्वल टू P2 E2, और जो P1 की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 0.707, ऊपर वाला फॉर्मूला टी एल वन, और जो स्ट्रेंथ होगा टाउ, क्वेश्चन में गिवन होगा, और P2 किसके बराबर होगा, 0.707 टाउ। बस ये इसके केस में चारों फॉर्मूले आते हैं। देखो इतने फॉर्मूले में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वेल्डेड में इससे बाहर कुछ भी नहीं है, दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, और पैरेलल मतलब अलोंग द लोड। बस इतना ही होता है। फिलेट वेल्ड भी बोलते हैं इन्हें, डिजाइन करते हैं। देन रिवेटेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट में तीन तरह की जो क्रशिंग होती है, एक तो टीयरिंग फेलियर होता है,
उसका प्लेट का। देन एक क्रशिंग फेलियर होता है और एक शियर फेलियर होता है। तीन तरह के फेलियर होते हैं। तो देखो तीनों के थोड़े थोड़े देख लीजिए फॉर्मूले। सबसे पहले टीयरिंग स्ट्रेंथ। टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा। देखो ये है, ठीक है, दो प्लेट है आपस में जब ज्वाइन करेंगे, ये ये मान लो रिवेट लगाए हैं, ठीक है। तो P माइनस डी एरिया होगा, D डायमीटर ऑफ रिवेट होगा, P पिच होगा, ठीक है, ये D होगा और P क्या है? पिच। तो P माइनस डी इंटू टी। टी क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो प्लेट की थिकनेस है। तो ये टीयरिंग फेलियर है। और टीयरिंग स्ट्रेंथ किसकी निकालते हैं हम? प्लेट की। ओके। देन shear फेलियर। shear फेलियर ऑफ रिवेट, ये किसके बराबर होगा? n इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू टाउ। ओके। n नंबर ऑफ रिवेट्स, पाई बाय फोर। देखो ये जो रिवेट होगा, ये रिवेट होगा, तो shear कहाँ से करेगा? यहाँ से। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कुलर। तो इसलिए पाई बाय फोर डी स्क्वायर लिया है। और डबल shear के लिए, जब डबल shear होता है, डबल shear, सो n को क्या करते हैं हम? डबल कर देते हैं, 2n। और कई कई जगह 1.8 भी लेते हैं, 1.87, ठीक है, या 1.7 भी लेते हैं। वो केस बाय केस होता है, प्री में दे देगा। देन क्रशिंग फेलियर। तीन तरह के फेलियर होते हैं। क्रशिंग फेलियर पीसी, ये क्या है? शेयरिंग फेलियर को हम पी एस से दिखाते हैं, ओ पी टी से, ठीक है। तो पी सी इक्वल टू एन इंटू डी इंटू टी, ठीक है। क्रशिंग मतलब यहां से फेल हो रहा है रिवेट, ये वाला एरिया, ठीक है। दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये वाला एरिया। तो ये डायमीटर इंटू थिकनेस दोनों को मल्टीप्लाई होता है। तो क्या है? जैसे ये रिवेट है, दिस इज थिकनेस एंड दिस इज डायमीटर। जब ये फेल होता है ना, तो डायमीटर इंटू थिकनेस वाला एरिया होता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ना, वो एक इस व्यू से देखें तो प्रोजेक्टेड एरिया कैसा आएगा? एक रेक्टेंगल दिखेगा, डायमीटर इंटू थिकनेस वाला, ठीक है। ये तो मान लो सर्कुलर रिवेट है पूरा। जब इस व्यू से देखा तो ये दिखा हमें रेक्टेंगल, जिसका एरिया डी इंटू टी और सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो एक एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? देखो मिनिमम, मिनिमम ऑफ पी टीयरिंग, पी क्रशिंग एंड पी shear, इनका जो मिनिमम होगा और डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट रिवेट इंटू 100, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। तो हमें तीनों निकालने हैं और इसी से आ जाएगा। देखो जब बोल्ट बोल्ट की केस में ना, बोल्टेड जॉइंट उसमें ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोल्टेड केस में। बोल्टेड जॉइंट जो प्री के लिए और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना कि थ्रेडेड और बोल्टेड जॉइंट जब भी डिजाइन करते हैं तो आउटर डायमीटर शुड बी यूज्ड, आउटर डाया शुड बी यूज्ड, ठीक है। सेम रिवेटेड जैसा ही होता है, बस आउटर डाया शुड बी यूज्ड अनलेस कोर डाया और नॉमिनल डाया में कोई रिलेशन नहीं दिया है, आउटर डाया ही लेना है। अनलेस लिख देते हैं, अनलेस रिलेशन बिटवीन कोर एंड आउटर डाया इज नॉट गिवन। जब तक ये गिवन नहीं है आउटर लेना है, इतने से आपका बुलेट पे बोल्टेड पे सारा काम हो जाएगा। और बोल्टेड में कुछ ज्यादा आता भी नहीं है। देन गाइस ब्रेक्स। देखो ब्रेक्स दो तरह, देखो ब्रेक में क्या होता है, एक होती है सेल्फ जनरेटिंग प्लेट। जब ब्रेक खुद ही सपोर्ट करती है, जो हम ब्रेक लगाने से पहले खुद ही ब्रेक लग जाएगी, तो सेल्फ जनरेटिंग सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक होती है। तो वो अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल शू ब्रेक देखते हैं। देखो उसका डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, यहाँ से ये हिंज है और यहाँ पे हम ब्रेक का फोर्स लगाएंगे, ब्रेक पैडल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर एक
फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एन और नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन। देखो दो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे। जब इसको लेंगे हम तो इसके ऊपर हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो फोर्स लगाया एन और मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, इधर म्यू एन। तो इस पे क्या होगा, जो शू होगा, शू शू का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा होगा। इसके अब फ्रिक्शन के अपोजिट लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो इसको अब हम क्या करना है, हिंज के अबाउट बैलेंस फोर्स एंड मोमेंट अबाउट ओ, ओ के अबाउट कर देना और टॉर्क कर देना, और फोर्स फोर्स तो जरूरत ही नहीं है किसी पॉइंट के अबाउट, मेनली मोमेंट अबाउट हो, और नेट फोर्स तो हमने कर ही दिया है, तो इसको हटा ही देता हूँ फोर्स को, ठीक है। बैलेंस मोमेंट अबाउट ओ, और वहीं से हमारी जो इक्वेशन आएगी उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और जो टॉर्क, ब्रेकिंग एक टॉर्क होता है, वो एफ आर इंटू रेडियस, और एफ आर क्या है, दिस इज एफ आर। इतने से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा एग्जाम में। एक और सिंपल वो वाला दूसरा देख लेते हैं। देखो एक और होता है ऐसा, सिंपल बैंड ब्रेक, ठीक है। दिस इज सिंपल बैंड ब्रेक और दिस इज शू ब्रेक, ओके। सो इन दोनों पे हम क्वेश्चन करेंगे, अगर बैंड ब्रेक और शू ब्रेक वाला। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें है ना, ये एक बेल्ट है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और यहाँ से इसको उल्टा खींचेगा। ये हमने मान लो पी फोर्स लगाया, और ये लेंथ ए है और ये पूरी लेंथ एल है, ओके। तो ये मान लो T1 है और ये T2 है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, और सेंटर पे जो T1 T2 का एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो T1/T2 जो होता है वो e की पावर म्यू थीटा होता है, और जो T ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो T1 माइनस T2। यहाँ पे हम मान लें T1 ग्रेटर देन T2 है, क्योंकि T1 रेजिस्ट कर रहा है। देखो अगेंस्ट द मोशन जो होगा ना, ये जब ऐसे रोटेट कर रहा है, T1 ऊपर है, तो अगेंस्ट द मोशन जो होता है वो ज्यादा होता है इंटू रेडियस। और जो टॉर्क बैलेंस करेंगे, ठीक है, हिंज यहाँ पे है मान लो, तो हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो T1 इंटू ए इक्वल टू पी इंटू एन। ये तीन इक्वेशन है, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। देन एक और केस होता है जब बीच में हिंज होगा, मतलब यही हिंज जब, देखो यही है, यहाँ पे प्लेट को हिंज कर दिया है, और बाकी रोलर है और ये ऐसे है, यही है दोनों में। T1 T2 इधर हो गया इस बार, क्योंकि रोटेट मैंने ऐसे करा दिया। मान लो ये एंगल 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे ये एंगल बना थीटा, ओके। ये ए है इस बार, ये बी है, और पूरा लेंथ क्या है, एल। मान लो ब्रेकिंग टॉर्क मैंने ऐसे लगाया, तो इस केस में वही T1/T2, ये तो सेम ही रहेगा, ये 1 है, ये 2 है। T1/T2 ई की पावर म्यू थीटा। अब टॉर्क बैलेंस करेंगे तो T1 इंटू ए माइनस T2 इंटू बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, पी एल के बराबर। और ब्रेकिंग टॉर्क तो है ही, टी ब्रेकिंग टॉर्क T1 माइनस T2 इंटू आर। बस इतना बहुत है गाइस ब्रेक के लिए। एक म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं, म्यू डैश, इसमें म्यू डैश का फॉर्मूला आता है 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है। ये वैल्यू रेडियन में रखना वैल्यू, और ये जैसे ये है, ठीक है। शू मान लो ऐसा है, ये 2 थीटा है, ओके। सो इस केस में फॉर्मूला बस इतना ही पूछेगा इसमें, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है। एक और केस बनता है उसमें, जब डिश टाइप का होता है, बैंड बैंड एंड ब्लॉक वाला,
जो T1/T2 का नया एक फॉर्मूला आता है, T1/T2 इक्वल टू 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इसकी पावर n। ठीक है, ये कौन सा केस है? चौथा केस है, बैंड एंड ब्लॉक दोनों है इसमें। ठीक है, सो ब्रेक में इतना ही है, ब्रेक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देन क्लचेस नेक्स्ट करते हैं। क्लचेस, ओके, देखो क्लचेस में दो तरह की थ्योरी होती है, यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो हम दोनों को कैटेगराइज कर लेता हूं मैं। सबसे पहले करता हूँ यूपीटी और यूवीटी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, डब्ल्यूटी, यूडब्ल्यूटी। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ इनके बारे में। दिस इज फॉर न्यू ब्रेक्स, दिस इज फॉर ओल्ड ब्रेक्स, वोर्न आउट भी होते हैं जिसको कहते हैं। ठीक है, देन प्रेशर जो होगा एफ बाय, यूनिफॉर्म प्रेशर है, प्रेशर इज कांस्टेंट, एफ बाय पी पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। देन पी इक्वल टू एफ बाय टू पाई आर टू माइनस आर वन इंटू आर। ओके, देन जो टी एफ आता है, म्यू एफ आर मीन। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आएगा, टी एफ इक्वल टू म्यू एफ आर मीन। जो यहाँ पे आर मीन आता है वो आर वन प्लस आर टू बाय टू होता है। देखो वियर होगा तो सिंपल, आसान है, जब टूट चुका है तो आसान, जब नया है तो कॉम्प्लेक्स। तो नया में कैसे, आर टू बाई थ्री आर टू का क्यूब माइनस आर वन का क्यूब बाय आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। आर टू क्या है? आउटर रेडियस, और आर वन इनर रेडियस। ओके, बस क्लच में इतने से आपका सारा काम हो जाएगा। और जब नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ जाएंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, n नंबर ऑफ पेयर्स, यहाँ पे n लगा दो अगर n लगाना है। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर से n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्रस्ट बियरिंग में n की जरूरत नहीं पड़ती। देन इंपॉर्टेंट है अभी n लगाते ही नहीं है, फॉर्मूला बिना n के याद रखो आप। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर देना एग्जाम में। देन टी एफ, जो कोन क्लच होता है, कोन क्लच, उसमें क्या होता है कोन क्लच में, जो याद रखना, कोन क्लच में हम क्या करते हैं, वन बाय कॉस अल्फा से रिप्लेस कर देते हैं। जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क टी एफ इक्वल टू म्यू, म्यू देखो म्यू है ना उसमें, तो म्यू बाय साइन अल्फा एफ आर मीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, म्यू को म्यू बाय साइन से रिप्लेस। ओके, क्लच और डिस्क ब्रेक में भी यही काम चलता है, क्लच वाला भी यही। क्लच प्लेट होती है, देखो दोस्त, होता क्या है क्लच में, एक सर्कुलर प्लेट होती है और यहाँ पे लाइनिंग होती है। तो इसको अगर इसका फ्रंट व्यू देखें तो ऐसी आएगी, यहाँ पे लाइनिंग होती है क्लच, जिससे क्लच उसके साथ, क्लच प्लेट के साथ एंगेज डिसएंगेज होता है। ठीक है, क्लच का फंक्शन आपको पता ही होगा, उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वो पावर कट करने के लिए यूज होता है। और एक और आता है गाइस, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। उसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच में, जो टी एफ होता है वो किसके बराबर होता है, एन म्यू एन आर। ठीक है, इसमें एन की वैल्यू क्या है दोस्तों, एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। एन नंबर ऑफ शूज है, स्मॉल एन। ठीक है, देन ओमेगा नॉट क्या है, स्पीड एट विच शू जस्ट टच द रिम। ठीक है, जस्ट टच द रिम। और ओमेगा है एक्चुअल स्पीड। ठीक है, आर है रिम रेडियस, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ शू सेंटर। एन क्या है, नंबर ऑफ
शूज, इसको मैं अलग बॉक्स में डाल देता हूँ। देखो एग्जाम में है ना छोटे छोटे फॉर्मूले ही काम आते हैं। बाकी आर्मीन जो है यहाँ पर वो दोनों उसी की तरह काम करेगा जो पैसे कर रहा था, यूनिफॉर्म वियर और प्रेशर की तरह। देन गियर्स, ठीक है, गियर्स के सारे फॉर्मूले देखो। गियर में क्या होता है ना, एक बीम स्ट्रेंथ होती है, तो उसके बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एस बी। बीम स्ट्रेंथ है सिग्मा परमिसिबल इंटू बी एम वाई, ठीक है, सिग्मा परमिसिबल इंटू बी एम वाई। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर डिजाइन लिखते हैं। अगर मटेरियल सेम है, इंपॉर्टेंट क्या है मटेरियल, तो इसमें गियर एंड पिनियन, ठीक है, सेम है, देन डिजाइन फॉर पिनियन। इफ मटेरियल डिफरेंट, जिसने एक बार इनको पढ़ रखा है ना वही पढ़े, उसी को समझ आएगा, वरना बाकियों को हवा नहीं लगेगी। थोड़ा सा भी आपने समझ रखा है ना कंसेप्ट, तब आपको समझ आ जाएगा, फिर आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। इफ मटेरियल इज डिफरेंट, किसका, गियर एंड पिनियन का, ठीक है, इनका डिफरेंट है, देन किसके लिए डिजाइन करेंगे, देन सिग्मा परमिसिबल इंटू वाई, इसका प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो स्मॉलर होगा उसके लिए डिजाइन किया जाएगा। तो स्मॉलर, जिसका भी स्मॉलर होगा उसके लिए स्मॉलर विल बी कंसीडर्ड। ये प्रोडक्ट हम गियर के लिए भी निकालेंगे और ये पिनियन के लिए भी निकालेंगे, और इन दोनों में जो स्मॉलर होगा उसको हम डिजाइन के लिए कंसीडर करेंगे। तो अब बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा परमिसिबल, सिग्मा बी परमिसिबल भी लगते हैं, परमिसिबल इंटू बी एम वाई। सिग्मा परमिसिबल, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, क्या है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस एट टूथ रूट, एट टूथ रूट ड्यू टू फोर्स, कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स पीटी, ठीक है, जो टूथ होगा गियर का, गियर का टूथ होगा, ठीक है, गियर होगा एक टूथ होगा, तो यहाँ पे फोर्स पीटी लगाया होगा, तो यहाँ जो रूट है, यहाँ पे जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी उसको यूज करते हैं। देन बी क्या है, फेस विड्थ, एम है मॉड्यूल, देन एक और इंपॉर्टेंट जो वाई है उसकी वैल्यू होती है पाई 0.154 माइनस 0.912 बाय जेड। जेड क्या है, टिथ, नंबर ऑफ टिथ। अब देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में डायरेक्ट यही वाई वैल्यू पूछ सकता है, और वाई होता क्या है, लुइस फॉर्म फैक्टर, लुइस फॉर्म फैक्टर। तो डायरेक्ट वाई की वैल्यू भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो ये फॉर्मूला होता है, ये फाइव इक्वल टू 20 डिग्री पे वैलिड है, ठीक है, जेड नंबर ऑफ टीथ होती है। देन इंपॉर्टेंट जो, इतने से आपका प्री में काम हो जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि सर्विस फैक्टर और वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है। तो हम सीवी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, कई बार सीवी वेलोसिटी फैक्टर पूछ लेता है, वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है। तो सीवी की वैल्यू क्या होती है, 3/3 प्लस वी या फिर 6/6 प्लस वी, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ये अप टू 10 मीटर पर सेकेंड तक वैलिड है, और ये 10 से 20 मीटर पर सेकेंड के लिए वैलिड है, ओके। और जब इफेक्टिव निकालते हैं ना, पी इफेक्टिव, वो किसके बराबर होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सी एस बाय सी वी इंटू पी टेंजेंशियल, ओके। सारे फॉर्मूले कवर हो गए हैं। और जो पी इफेक्टिव आएगा ना डिजाइन में, शुड बी लेस देन इक्वल टू
शुड बी लेस देन इक्वल टू बीम स्ट्रेंथ। सेफ डिजाइन। इतने से आपका गियर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, हम अगले साल के लिए डिटेल में एक एक सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। एक होता है दोस्तों वियर स्ट्रेंथ, इसी में होता है वियर। वो तो हमने डिजाइन किया था बीम स्ट्रेंथ के बेसिस पे, अब डिजाइन करेंगे हम वियर स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो एस डब्ल्यू क्या होता है, बी डी क्यू के। मैं ऐसे याद करता था, बीडी क्यों, बीडी क्यों के, मतलब बीड़ी क्यों पी रहा है ना, तो बीड़ी क्यों के, हरियाणा में बोलते हैं ना के, तो बीड़ी क्यों के, तो ऐसे करके याद रह जाता है। तो डी, अब इसमें जो टर्म है, बी तो आपको पता ही है फेस विड्थ, ठीक है, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। देन कि डी भी पता है डायमीटर, डाया ऑफ पिनियन, पिनियन के लिए करते हैं जनरली डिजाइन जब। देन क्यू, क्यू क्या होता है, रेशियो फैक्टर। रेशियो फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2t अपॉन टी प्लस स्मॉल टी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2t/t से डिवाइड कर दीजिए, देन t/t और +1 ऊपर नीचे, तो 2g अपॉन g प्लस 1, ये भी होता है। जो k होता है, डायरेक्ट प्री में k पूछता है, 0.16 इंटू ब्रिनल हार्डनेस नंबर बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी फाई इक्वल टू 20 डिग्री, फाई क्या है, प्रेशर एंगल, इस पे वैलिड है। नहीं तो दूसरा एक और इक्वेशन होता है सिग्मा ई, ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो मेंस में काम आते हैं। सिग्मा ई साइन स्क्वायर फाई बाय 1.4, 1 बाई ई ऑफ पी प्लस 1 बाई ई ऑफ जी। कभी कभी एग्जाम में दे देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। तो सिग्मा स्क्वायर साइन थीटा बाय 1.4 और 1 बाई ई पी बाय 1 बाई जी। और फिर सेफ डिजाइन के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, जो पी इफेक्टिव आएगा शुड बी लेस देन इक्वल टू एस डब्ल्यू। पी इफेक्टिव निकालना तो मैंने आपको सिखाई दिया है, पी टेंजेंशियल सी एस बाय सी वी, ठीक है। पी टेंजेंशियल को सी एस बाय सी वी करो इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी करो। कैसे था, पी टेंजेंशियल इंटू सी एस बाय सी वी इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ से आप पी टेंजेंशियल निकाल लेंगे, डिजाइन सेफ डिजाइन भी चेक कर सकते हैं जो भी एग्जाम में पूछा है। देन गाइज नेक्स्ट शाफ्ट, शाफ्ट्स चैप्टर आएगा। ओके, तो थोड़ा बड़ा कर दें, अब अच्छा लग रहा है, चलो। शाफ्ट, शाफ्ट्स में क्या है, देखो बेंडिंग होती है शाफ्ट की, फिगर बना लेते हैं पहले। मान लो ये एक शाफ्ट है और इसके ऊपर आपने लोड लगाया है, एक तो टॉर्क टी और बेंडिंग एम। तो जब बेंडिंग प्लस टॉर्शन दोनों लग रहा है, तो हम कौन सी थ्योरी यूज करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और जब सिर्फ बेंडिंग लग रहा है, ठीक है, बेंडिंग प्योर टॉर्शन, बेंडिंग तो शाफ्ट है तो रोटेट तो होगी। जब बेंडिंग को नेग्लेक्ट करें और सिर्फ प्योर टॉर्शन यूज करें, तो हम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को यूज करते हैं। जो टाउ मैक्स की वैल्यू आती है, टाउ मैक्स, वो किसकी किसके बराबर होती है दोस्तों, 16t/πd³ वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो 16/πd³ तो होगा ही, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ के बी एम का स्क्वायर प्लस के टी इंटू टी का स्क्वायर, टॉर्शन फैक्टर इंटू बेंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सिग्मा मैक्स किसके बराबर होता है, 16/πd³ के बी इंटू एम प्लस, देखो इसकी वैल्यू जो आती है ना, मैं भी बताऊंगा चलो, अंडर रूट ऑफ सोम में पढ़ाया था मैंने, के बी इंटू एम का स्क्वायर प्लस के टी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट बंद करते हैं। देखो जो एम होता है ना, एम, सॉरी, एम इक्विवेलेंट जब हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू होती है हाफ एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बस वो के बी के टी मान लो, के बी के टी हटा दिया मैंने। तो जब ये 32m/πd³ होता है सिग्मा, तो जब इसको ये लगाते हैं एम इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, 32 इंटू 1/2,
वाला पार्ट आएगा और ये डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू, तो ये 16 इसलिए आता है, 16 इंटू ये इक्विवेलेंट इंटू डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू। तो बस शाफ्ट्स में प्री के लिए इतना बहुत है, और मेंस के लिए अलग से न्यूमेरिकल इसी इन्हीं फॉर्मूलेस पे दो चार न्यूमेरिकल करने होते हैं, ठीक है। और के बी के टी तो आपको पता लग गया, शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर बेंडिंग एंड शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर टेंशन, के बी के टी। देन नेक्स्ट स्प्रिंग्स, ठीक है। स्प्रिंग्स देखो, स्प्रिंग में क्या होता है, ये मान लो एक स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे दो लोड लगते हैं, ओके। शियर होता है एक, और एक, जब इस पे जो हम बीच में डब्ल्यू लोड लगाते हैं, एक स्प्रिंग होती है जो ये मान लो स्प्रिंग है, इस पे हम बीच में जब डब्ल्यू लोड लगाते हैं तो इसकी वजह से एक बेंडिंग आता है और एक शियर आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो जो टाउ मैक्स आता है वो टाउ शियर प्लस, बेंडिंग आता है दोनों, और जो टाउ मैक्स की वैल्यू होती है वो के वॉल फैक्टर इंटू 16 टी बाय पाई डी क्यू। इसमें टी एस ले लेते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, टॉर्क ड्यू टू, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू इंटू डी बाई टू, डब्ल्यू इंटू डी बाई टू टॉर्क होता है, ओके। सो और जो वॉल फैक्टर आता है वो क्या होता है, 4c-1 बाय 4c-4 प्लस 0.615 बाय सी। एग्जाम में वॉल फैक्टर सी दे देगा, सी क्या है, डी बाई डी, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना वो अभी आया नहीं है इसका, देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है स्टिफनेस का, जो स्प्रिंग स्टिफनेस होती है ना के, वो होता है जी डी बाय 8, देखो जी जो लोड होता है डेल्टा 8 डब्ल्यू डी क्यू एन, 8 डब्ल्यू डी क्यू एन बाय जी डी टू दावर 4। तो जो के होता है के, वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू लोड बटे डेल्टा, तो जी स्मॉल डी आएगा, जी स्मॉल डी, जी डी टू दावर 4 डिवाइडेड बाय 8, और डी क्यू, सॉरी कैपिटल डी, डी क्यू और एन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी से मल्टीप्लाई, देखो दूसरे पेन से लिखूंगा, डी से मल्टीप्लाई डी से डिवाइड अलग से किया, तो ये क्या बना, जी डी बचा ऊपर और डिवाइडेड बाय 8 सी की पावर 4 एन, एक ये भी होता है, ठीक है। जहाँ पे हम ये जो डी इससे मल्टीप्लाई होके डी टू दी पावर 4 करके सी बन जाता है, ये सी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देन फ्लाई व्हील भी होता है एक छोटा सा, ठीक है, फ्लाई व्हील भी यही कर लेते हैं कवर, ठीक है। फ्लाई व्हील में क्या होता है दोस्तों, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकालते हैं अंडर रूट सिग्मा बाय रो, ओके। ये किसके लिए होता है, रिम टाइप फ्लाई व्हील, रिम फ्लाई व्हील। देन एक होता है डिस्क, डिस्क टाइप, डिस्क टाइप के लिए क्या हो जाएगा, वी मैक्स अंडर रूट 8 सिग्मा बाय रो म्यू प्लस 3, ओके। और म्यू आपको पता है पॉइजन्स रेशियो होता है, म्यू पॉइजन्स रेशियो। देन लास्ट चैप्टर ऑफ द डे, 1 सेकेंड, 2-3 पेज ऐड कर ले, क्या है लास्ट, बियरिंग्स।
सबसे टफ पार्ट होता है इसका मशीन डिजाइन का, बियरिंग्स। तो इसमें सबसे पहले हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और फिर हम बाद में करेंगे हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक। देखो रोलिंग कॉन्टैक्ट में जो हम दिखाते हैं SKF6310, ये डिजाइन होता है। तो ये तो कोई काम का नहीं है, मैन्युफैक्चरर का होता है ये किसी काम का नहीं। देखो 6 में क्या दिखाते हैं, टाइप ऑफ बियरिंग। ओके, टाइप ऑफ बियरिंग जो 6 होता है, 6 ये डीप ग्रूव होता है, डीप ग्रूव। फॉर एग्जांपल जो 5 होता है वो सिलेंड्रिकल रोलर होता है। देन 4 जो होता है वो नीडल होता है, नीडल के लिए। और 3 जो होता है वो टेपर के लिए होता है, टेपर। देन जो ये वाला नंबर है, दिस नंबर डिनोट्स ड्यूटी सीरीज। जैसे जो 3 होगा वो मीडियम है, ठीक है। 4 होगा हैवी, और 1 होगा एक्स्ट्रा लाइट, और 2 जो होगा वो लाइट सीरीज। देन फाइनली जो 10 है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायमीटर बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर कितना हो जाएगा, 50। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। देन जो इसमें एक लोड रेटिंग आती है, स्टैटिक लोड रेटिंग, ठीक है। स्टैटिक लोड रेटिंग, सी नॉट रेटिंग पूरा लिख लेते हैं। सी नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जेड के डी स्क्वायर बाय 5, ठीक है। जेड क्या है इसमें, नंबर ऑफ रोलिंग एलिमेंट, डी डायमीटर, के कांस्टेंट है एक। देन एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है इसी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है लाइफ ऑफ बियरिंग, लाइफ ऑफ बियरिंग। वो किसके बराबर है, L90 C बाय पी ई की पावर n। इस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं, और ये किस में आता है, मिलियन रिवॉल्यूशन, मिलियन रिवॉल्यूशन। C क्या है यहाँ पर, डायनेमिक लोड रेटिंग, अभी हमने स्टैटिक पढ़ा था ना, तो डायनेमिक लोड रेटिंग। पीई इक्विवेलेंट लोड, इक्विवेलेंट लोड। और n की वैल्यू जो है वो 3, बॉल बियरिंग, ठीक है। और n की वैल्यू 10/3, वो रोलर बियरिंग। ओके, रोलर बियरिंग के लिए कोई दिक्कत यहाँ तक। और एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे लाइफ h, ठीक है, आवर्स इंटू n इंटू 60। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लाइफ इन मिनी, जो मिनियन रिवोल्यूशन जो भी आता है, इसको हम C बाय पी ई की पावर n, और इसको डिवाइड करेंगे 10⁶। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। n क्या है, आरपीएम। ओके, देन कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो होते हैं इसमें, देखो L बाय ए लॉग बेस 10, लाइफ है L, ए कांस्टेंट है, लॉग बेस 10 1 बाय आर, ठीक है, इसकी पावर 1 बाय बी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, L90 बाय L99, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 1 बाय 0.9 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 1 बाय 0.99, इस पूरे की पावर 1 बाय बी। और बी कितना होता है, 1.17। तो ये एग्जाम में तो आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, बस ये एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो L10 और L50 का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, पॉइंट जो हाफ का रिलेशन आता है, तो वो आप पढ़ लेना। देन
एक इक्विवेलेंट लोड निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, P1 की पावर n x1, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है तो स्मॉल n1 लिखते हैं। P1 की पावर है 1 n1 प्लस P2 की पावर n n2 प्लस सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन, इसकी पावर 1/n, ठीक है। n की वैल्यू आपको पता है 3 और 10/3। ये रोलर, ये बॉल के लिए बॉल बियरिंग और ये रोलर बियरिंग, ठीक है। और जो n है वो n इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टेबल में देता है क्वेश्चन में, मेंस में आते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। देन हमारा नेक्स्ट आता है, इतना ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं उसको, जर्नल बियरिंग, ओके। और इसको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बोलते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जो बना लेते हैं। एक ये सर्कल है, एक और circle। देखो सेंटर दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है, एक लाइन है, इसको मैं बनाता हूँ। दिस इज ओ डैश, दिस इज ओ, ओके। अब क्या है, अब ये थोड़ा सा अब देखना, अब देखना सारी डायमेंशन। दिस इज आर, कैपिटल आर, देन फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज स्मॉल आर, दिस इज इसेंट्रिसिटी, दिस इज एच नॉट, ओके। ये मिनिमम है, यहाँ पे क्या आ रहा है उसी के अपोजिट, एच मैक्स, ठीक है। तो जो इक्वेशन क्या बनेगी, आर, जो कैपिटल आर है वो किसके बराबर है, स्मॉल आर प्लस ई प्लस एच नॉट। तो आर माइनस आर इक्वल टू एच नॉट प्लस ई, ओके। सी जो होता है क्लियरेंस, वो किसके बराबर होता है, आर माइनस आर, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल क्लियरेंस, ठीक है। और जो डायमीटर टू सी, दैट इज डी माइनस डी, ये क्या होगा, डायमेट्रिकल क्लियरेंस, डायमेट्रिकल क्लियरेंस। देन जो सी किसके बराबर हो गया इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के हिसाब से सी इक्वल टू एच नॉट प्लस ई। तो यहाँ पे लिखते हैं दोबारा एच नॉट प्लस ई, दोनों तरफ सी से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो देखना 1 इक्वल टू एच नॉट बाय सी और प्लस इसको एप्साइलम लिख रहा हूँ। जो एप्साइलम है वो किसके बराबर है, इसेंट्रिसिटी बाय सी, सो ये इक्वल है। तो यहाँ से एच नॉट किसके बराबर हो जाएगा, सी 1 माइनस एप्साइलम, ओके। और जो एच मैक्स लिखते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, सी 1 प्लस एप्साइलम। ये फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। और एच नॉट बाय जो सी होता है यहाँ पे लिखता हूँ, एच नॉट बाय सी वो किसके बराबर है, मिनिमम ऑयल थिकनेस वेरिएबल, ठीक है। एच नॉट है मिनिमम। देन इसमें एक एफ की इक्वेशन आती है, अभी है स्पेस, देखो एफ 33 फ्रिक्शन की कॉफिशेंट की इंटू म्यू एन बाय पी, सिंबल इसके थोड़े अलग होते हैं, आर बाय सी प्लस के। अब मैं देखो म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, देन पी प्रेशर है, डब्ल्यू बटे डी एल, देन एन जो है यहाँ पर
एन किस में लेते हैं, आरपीएम में, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। और आर और सी तो आपको पता ही है, के क्या है, लीकेज फैक्टर। ठीक है, तो इससे ज्यादा इसमें है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले हैं जो हम देख लेते हैं, जो मेंस में काम आते हैं। जैसे देखिए, सोमरफील्ड नंबर, पहले तो ये प्री में भी यूज होता है, गेट में भी पूछता है। सोमरफील्ड्स नंबर वो किसके बराबर है, म्यू एन आई बाई पी आर बाय सी का स्क्वायर एस। ठीक है, देखो एन जो लिया है एन आई, वो आर पी एस में लिया है। म्यू नॉर्मल यूनिट है, पी सब है बाकी। तो जेड एन बाई पी या म्यू एन बाई पी, म्यू म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो म्यू एन बाई पी आर बाई सी का होल स्क्वायर। देन कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट जो मेंस में यूज होते हैं, जैसे दूसरे पेन से लिखते हैं फ्लो वेरिएबल। वो क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय आर सी एन एल। ठीक है, एक होता है एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो डेल्टा टी को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर इक्वल टू 8.3 पी सी एफ वी बाय एफ वी। ठीक है, एफ वी तो क्या है, फ्लो वेरिएबल, और सी एफ वी है कॉफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल। तो इनको यूज करते हैं हम एग्जाम में। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्लो वेरिएबल को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं आर बाय सी इंटू एफ। ओके, देन पावर, फाइनल फॉर्मूला। पावर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो किसके बराबर है, पावर फ्रिक्शन फैक्टर एफ इंटू डब्ल्यू इंटू आर। ठीक है, ये फ्रिक्शन फैक्टर डब्ल्यू आर, टॉर्क इंटू ओमेगा, स्पीड। ठीक है, ओमेगा क्या है, स्पीड, एंगुलर रेडियन पर सेकेंड, इससे याद रहेगा। डब्ल्यू वेट है, आर रेडियस, और एफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ओके, एक और इम्पोर्टेंट होता है पावर लॉस। ये है पावर लॉस इन फ्रिक्शन, पावर लॉस इन फ्रिक्शन, पावर लॉस इन विस्कोसिटी। उसको कैसे निकालेंगे, देखो म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, म्यू होता है ना टाओ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। वो यू को क्या लिखेंगे, ओमेगा आर, तो म्यू ओमेगा आर बाय एच नॉट। ठीक है, ये स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से, पाई डी एल। ठीक है, अब ये हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स, इसको हमने मल्टीप्लाई किया रेडियस से, और इसको फिर हम स्पीड से, ऐसे करेंगे। दिस इज स्ट्रेस, दिस इज एरिया, देन रेडियस, देन स्पीड। स्पीड किस में है, रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो पावर लॉस इन फ्रिक्शन, एक एक इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है इसमें, जो आपने पढ़ा होगा सबने, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वर्सेस म्यू एन बाय पी का। ठीक है, स्मॉल एन ले लो, म्यू एन बाय पी। तो इसका ग्राफ का फिगर ऐसे बनता है कुछ। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आती है के, और यहाँ पे क्या आता है, एफ मिनिमम, और इसको क्या बोलते हैं, बियरिंग मॉडुलस। और जो हम वर्क करते हैं वो इस रेंज में करते हैं, अलग अलग केस, अलग अलग लोडिंग के हिसाब से। मतलब जैसे ये मान लो 15K के आसपास है, जब हम शॉक लोडिंग होती है, तो हम यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, 15K मान लो, ये 5K के आसपास है, तो ये स्टैटिक लोडिंग है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो इसके इधर है वो क्या है, स्टेबल।
और इसके इधर जो है वो अनस्टेबल है, तो हम हमेशा स्टेबल में ही वर्क करते हैं, ठीक है। और जी इसको इसको क्या बोलते हैं, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। ओके, सो ये फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन के जो फॉर्मूला अभी हमने हमने लिखा था, एफ का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई स्क्वायर, पेट्रोफ्स इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, 2 पाई स्क्वायर म्यू एन बाय पी आर बाय सी। इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोफ्स इक्वेशन, ठीक है। पेट्रोफ्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, सेंट्रिसिटी को जीरो लेके काम करते हैं इसमें। सो हमारा मशीन डिजाइन दोस्तों कंप्लीट हो गया है, इसके बाहर कुछ नहीं है, फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। ओके, मैं ये पीडीएफ आप लोग कमेंट करेंगे तो शेयर कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैं गेट से पहले और नेक्स्ट ईयर ईएसी प्रीलिम से पहले और भी अच्छे से पीवाईक्यू और ये सब कुछ करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।